प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूँ और जानकारी के साथ साथ ही प्रश्न बैंक के प्रथम इकाई के हल भी लेके आया हूँ। आज जैसा कि हमें ज्ञात है कि अर्थशास्त्र विषय की जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई थी, उस प्रश्न बैंक के बाद अब विमर्श पोर्टल पर भी प्रश्न बैंक जारी कर दी गई है। अब ऐसा कहा जा रहा है, शासन के द्वारा ऐसा बताया गया है कि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वे विमर्श पोर्टल पर डाली जा रही यानी अपलोड की गई प्रश्न बैंक में से ही आएंगे। तो आज अर्थशास्त्र विषय की कक्षा 12वीं की प्रश्न बैंक जारी कर दी गई है। तो हम अब इसकी शुरुआत करते हैं इसके प्रश्नों के उत्तरों को हल करने की। आज के वीडियो में इकाई 1 जो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इस इकाई के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनसे हम शुरुआत करते हैं। इस इकाई के लिए पहले हम यह देख लेते हैं कि कुल अंक कितने निर्धारित हैं। तो यह इकाई आपके 5 अंक की रहेगी, यानी वार्षिक परीक्षा में इस इकाई से कुल 5 प्रश्न यानी 5 अंकों की परीक्षा होना है। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाएगा और शेष जो 4 नंबर रहेंगे वह एक आपका प्रश्न पूछा जाएगा, यानी एक प्रश्न 4 नंबर वाला पूछा जाएगा और 1 नंबर वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस हिसाब से इस इकाई के लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। तो हम देखते हैं इस इकाई के कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में संभावित हैं, आने वाले हैं, और इनके जो उत्तर हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हैं परस्पर पूरक, परस्पर विरोधी, परस्पर भिन्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है परस्पर पूरक, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों क्या हैं? परस्पर पूरक हैं। एक की कमी को दूसरा अर्थशास्त्र पूरी कर देता है, इसलिए यह क्या सही उत्तर है? परस्पर पूरक। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित और कल्याण को महत्व दिया जाता है? तो वह अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है कि उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। उस केंद्रीय समस्या की पहचान करना है जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो उसका जो सही विकल्प है आ वाला कि क्या उत्पादन किया जाए। जब हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के अध्ययन करते हैं तो क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, यह उसके साथ में हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। इसका सही विकल्प है क्या उत्पादन किया जाए। 5वां प्रश्न है सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? विशिष्ट फर्मों का अध्ययन करता है। तो विद्यार्थियों, ये तो आपके 1 नंबर वाले प्रश्न थे। अब आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक के रहेंगे, और वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार हैं। किसी अर्थव्यवस्था की 4 केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। इस प्रश्न में हमें अर्थव्यवस्था की कोई भी ऐसी 4 केंद्रीय समस्याएं बताना है। जैसे अर्थव्यवस्था की समस्याएं हमें ज्ञात हैं, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन किनके लिए किया जाए,
उत्पादन का ढंग क्या हो, यानी कैसे उत्पादन किया जाए, पूर्ण रोजगार के स्तर को कैसे प्राप्त किया जाए, इस प्रकार की आपकी जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो इसमें आपने यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ा हो तो उसी का नाम है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है बाजार अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो बाजार अर्थव्यवस्था का ही दूसरा नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपने यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ा हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था उसी का दूसरा नाम है। इसके बाद केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें अंतर बताना है। अगला प्रश्न है सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। और अंतिम प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनकी तैयारी आपके पास जो उपलब्ध पुस्तक हो उससे आप कर सकते हैं। यदि आपसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं बन पा रहे हैं, यदि समझने की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज सकते हैं। मैं इनसे संबंधित वीडियो भी बनाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद अब हम देखते हैं इकाई 2। इकाई 2 के जो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनके उत्तर मैं आपको अभी समझाऊंगा और शेष प्रश्नों से भी आपको अवगत कराऊंगा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहले यह देखते हैं कि इकाई जो 2 है उसके लिए वार्षिक परीक्षा में कितने अंक निर्धारित हैं। तो इस इकाई के लिए कुल 17 अंक निर्धारित हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 2 नंबर वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न 3 अंक, 2 प्रश्न होंगे जो कि 3 अंक के होंगे और 1 प्रश्न होगा 5 अंक का। इस प्रकार से इस इकाई के लिए कुल 17 अंक आवंटित किए गए हैं। तो इन 17 अंक के जो प्रश्न हैं इनके हम उत्तर देखते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होती है यह बताना है। तो तब क्या होगा, कुल उपयोगिता स्थिर रहती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता हो सकती है। तो सीमांत उपयोगिता कैसी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्यात्मक भी हो सकती है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। सीमांत उपयोगिता हो सकती है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। उदासीनता वक्र का जो नीचे की ओर ढाल रहता है वह क्या सूचित करता है, वह ऋणात्मक ढाल को बताता है। उदासीनता वक्र ऐसा बना रहता है तो इसका जो नीचे की ओर ढाल जो झुका रहता है ये कैसा बताता है, ऋणात्मक ढाल को बताता है। प्रश्न चौथा है उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहा जाता है। तो उपभोग की अंतिम इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता रहती है उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। अब जो प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है कुल उपयोगिता रिक्त स्थान उपयोगिता का योग होती है। तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है। यहाँ पर आएगा सीमांत, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है। अगला रिक्त स्थान है उच्च उदासीनता वक्र रिक्त स्थान संतुष्टि को दर्शाता है। तो यहाँ पर सही जो हमें भरना है वह आएगा उच्च स्तर की, उच्च स्तर की। उच्च उदासीनता वक्र उच्च स्तर की संतुष्टि को दर्शाता है। प्रश्न तीसरा है उपयोगिता रिक्त स्थान की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। तो यहाँ पर आएगा मनुष्य। उपयोगिता मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। प्रश्न चौथा मांग का नियम एक रिक्त स्थान
कथन है, तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। इस रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। 5वां प्रश्न है, जब वस्तु की मांग से परिवर्तन, तो यहाँ पे आएगा जब वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच होगी। कैसी होगी? बेलोचदार होगी या इकाई से कम। बेलोचदार, या फिर हम लिखेंगे इकाई से कम। इकाई से कम। जब वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच बेलोचदार होगी, या फिर हम लिख सकते हैं इकाई से कम होगी। अब जो प्रश्न है वो सत्यासत्य वाले हैं। इनमें हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, तो यह कथन कैसा है? सत्य है कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। हर व्यक्ति के लिए उपयोगिता किसी वस्तु से अलग अलग मिलती है। अगला है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। यह कथन भी सत्य है। गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं, यह कथन भी सत्य है। जब मांग तालिका को रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहते हैं, यह कथन भी सत्य है। मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, यह कथन असत्य है। इसमें यह कथन कौन सा है? असत्य है। मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर झुका हुआ नहीं होता, बल्कि बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब जो प्रश्न है वो उन्हें एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है? तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा उत्तर ये लिख देंगे कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता, इसके बदले में कितनी के बदले में लिख देंगे? अधिकतम। क्या लिख देंगे? अधिकतम। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो बजट रेखा का दूसरा नाम कीमत रेखा है। बजट रेखा का दूसरा नाम कीमत रेखा है। बजट रेखा का दूसरा नाम कीमत रेखा है। तीसरा प्रश्न है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? लोचदार होती है। लोचदार होती है। प्रश्न चौथा, कीमत तथा मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। विपरीत या फिर ऋणात्मक संबंध होता है। विपरीत या ऋणात्मक। कीमत तथा मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी मानी जाती है? मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय को स्थिर माना जाता है। स्थिर माना जाता है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर दो स्तंभ दिए हुए हैं, आ और बा, तो इनमें सही जोड़ी बनाना है। देखते हैं सही जोड़ी किससे मिलेगी। स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन कौन सी हैं? चाय और कॉफ़ी है। पूरक वस्तुएं कौन सी हैं? गेंद और बल्ला हैं। गिफिन वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। बेलोचदार मांग की जोड़ी मिलेगी आवश्यकता की वस्तुएं। इनकी मांग कैसी होती है? बेलोचदार होती है। मांग के नियम के अपवाद, यह गिफिन वस्तुओं के साथ होता है। मांग के नियम के जो अपवाद हैं
मांग का नियम का अपवाद क्या है? गिफिन वस्तुएं। अगला है कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है। बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहा जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको अभी इकाई 1 और 2 के यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल करा दिए हैं। इसके बाद भी इकाई 2 में ऐसे प्रश्न हैं जो 2 अंक के पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ डिस्प्ले में दिख रहे होंगे। आप इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने हिसाब से तैयार करना है। यदि किसी विद्यार्थी से इन प्रश्नों के उत्तर नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, और ताकि मैं आगे के वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और भी उपलब्ध करा दूँगा। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही विद्यार्थियों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा। अभी मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, तो इसका सही उत्तर आप अपडेट कर लीजिए। इसका सही उत्तर है अत्यधिक लोचदार। अत्यधिक लोचदार सही उत्तर कर लीजिए इसे अपडेट। कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।